रहीम। अच्छा, हम रेशोज के सवाल कर रहे हैं। ये एक रेशो का सवाल है, ये मार्च 2021 में सवाल आया था। बहुत आसान सवाल आ रहा है। अगर आप ओ लेवल के पुराने सवाल देखेंगे वो बहुत मुश्किल थे, तो ये बहुत आसान आ रहे हैं। हम मुश्किल भी करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हम पहले आसान कर लेते हैं। तो ये एक सवाल है जो मार्च के अंदर आया था, मार्च 2021 में आया था, छाया के नाम से। छाया एक ऐसा नाम है कि बॉयज सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं, मतलब उनके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। कुछ खास बच्चे हैं वो तो छाया की वजह पागल भी हैं। सो गाइज, आप पागलपन छोड़ें और लाइन पर आ जाएं। तो ये छाया के नाम से एक सवाल है। यहाँ वो कह रहा है कि यार बच्चे टाइम पर आए तो जिंदगी आसान हो जाए भाई। यहाँ ऑनलाइन क्लास में भी अगर टाइम पे नहीं आओगे तो फिर यही होगा। चले, ओके। तो यहाँ वो कह रहा है कि आप ये बताएं कि ग्रॉस मार्जिन कितना है। तो काफी सारे बच्चों ने रेशो की क्लासें नहीं अटेंड की, तो मैं ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला है, ग्रॉस मार्जिन इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ग्रॉस मार्जिन हमें ये बताता है कि जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारी सेल्स का कितना परसेंट बनता है। ठीक है, ये हमें ये बताता है। दूसरे लफ्जों में अगर मैं इन डेप्थ जाऊं, हम कोई चीज़ सेल करते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उस पर कितना डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, बेचते वक्त कितना महंगा बेच रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी में बताता है। सादा लफ्जों में ये हमें ये बताता है कि जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारी सेल्स का कितना परसेंट बनता है। तो इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा सेल्स चाहिए होगी। तो इस सवाल में हम देख लेते हैं। अच्छा, सेल्स हमेशा हम टोटल लेते हैं। अगर सवाल में क्रेडिट सेल्स भी हो, कैश भी हो, तो दोनों को लेंगे। अगर सवाल में सारी की सारी सेल्स क्रेडिट ही है तो फिर क्रेडिट लेंगे। तो इस सवाल में क्रेडिट सेल्स दी हुई है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये रही 114,400। लेकिन इस सवाल में अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, आप देख लें, ये रहा 51480, 51480। तो ये बहुत आसान है, फ्री के मार्क्स हैं। आप क्या करेंगे सर, 51480 और डिवाइड कर देंगे इसको किससे, डिवाइड कर देंगे इसको 114,400 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। बताएं क्या आंसर आया। अच्छा, ये सवाल हमने पहले किया तो नहीं ना, 45%। अच्छा, इसका ख्याल कीजिएगा, कभी कभार वो सवाल में बोलता है कि आंसर 2 डेसिमल प्लेस में देना है। कितने डेसिमल प्लेस में देना है, 2 डेसिमल प्लेस में देना है। यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ आंसर वैसे ही विदाउट डेसिमल प्लेस क्या आ रहा है। तो ये ख्याल कीजिएगा, अगर लिखा हो 2 डेसिमल प्लेस तो आपने 2 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है। आगे चलते हैं। आगे वो ये कह रहा है कि ये बताएं कि हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर कितना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर हमें ये बताता है कि हमारा रिसीवेबल हमें पैसे देने में कितना टाइम लगाता है, या हम अपने पैसे रिकवर करने में कितना टाइम लगाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें सबसे पहले हम रेशो लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल का रेशो लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल को हम क्या करते हैं, सेल्स करते हैं या उससे परचेज करते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल को हम सेल्स करते हैं, तो हम डिवाइड कर देते हैं उसको क्रेडिट सेल्स से। ये हमारे पास रेशो आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, ये एक रेशो आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पूरे साल के हिसाब से सोचना होता है कि साल में एवरेज वो कितना टाइम लगाता है हमें पैसे देने में, या हम कितना टाइम लगाते हैं उससे पैसे रिकवर करने में। तो साल में हमारे पास नॉर्मली 365 डेज होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर वो सवाल में खुद बोलते कि 360 डेज यूज करना है, 360, तो फिर आपने 360 ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप यहाँ पर यूज कीजिएगा 365। तो इसको कैसे करेंगे सर, सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे रिसीवेबल हैं कितने। तो अगर आप सवाल में जाएं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से, ट्रेड रिसीवेबल ये रहे हमारे पास 15,400। और क्रेडिट सेल्स को भी ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। देखें कितने बच्चों का सवाल दिया है इसने मार्च के अंदर। तो आप लिख लें सर, ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं हमारे पास, 15,400 डिवाइडेड बाय 114,400 मल्टीप्लाई बाय 365। अगर आप लोगों ने वर्किंग नहीं की और डायरेक्ट जाके आंसर लिख भी दिया ना, तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। जी बेटा, क्या आंसर आया, बी क्विक गाइस। इसमें एक बात बताने से बोला हूं। तो एक बच्चे ने बताया सर आंसर आया 49.13। तो यहाँ एक छोटी सी बात उसने लिखी है कि राउंड अप टू नेक्स्ट होल डे। नेक्स्ट होल डे क्या मतलब, कि हमारे पास दिन पूरे ही होते हैं, दिन पूरे ही होते हैं, मतलब कोई भी डे होता है वो पूरा होता है। मतलब डे 1 होगा, डे 2 होगा, डे 3 होगा। ऐसा नहीं होगा 1.5 डे, 1.25, इस तरह नहीं होगा। तो अकाउंटिंग में भी यही चीज है कि अगर मुझे पैसे रिकवर करने हैं और 49 डेज से थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, मतलब 49.1 डे लग रहा है, 49.2 डे लग रहा है, तो वो पूरा दिन ही काउंट हो जाएगा। तो जब इसकी राउंडिंग होगी ना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर की, या कोई भी फॉर्मूला जिसका आंसर डेज में आ रहा हो, इसका आंसर डेज में आता है।
जिस जिस फॉर्मूले का आंसर डेज में आ रहा हो उसमें हमेशा आपने अपवर्ड राउंडिंग करनी है। अपवर्ड राउंडिंग का क्या मतलब है, आपने मैथ्स के रूल फॉलो नहीं करने कि 5 से कम आ रहा है तो हम ड्रॉप कर देंगे, 5 से ज्यादा आ रहा है तो बढ़ा देंगे। जैसे मैथ्स में क्या होता है, मेरे पास आंसर आ गया 49.5 आ गया, तो आप सबको पता है कि, या सॉरी 49.6 कर लेता हूँ, 49.6 कर लेता हूँ, तो आप सबने पढ़ा है कि 49.6 आ रहा है तो ये हो जाएगा 50, और 49.4 आ रहा है तो ये हो जाएगा 49। ऐसा मैथ्स के रूल नहीं फॉलो करने डेज में, यहाँ आपने अपवर्ड करनी है। मतलब अगर आंसर 49.01 भी आ रहा हो ना और 49.1 भी आ रहा हो, तब भी आपने 50 कर देना उसको। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे सर, 50 डेज लिखेंगे। ये हमारा आंसर कितना आएगा, 50 दिन। 50 दिन पूरे के पूरे लगेंगे पैसे रिकवर करने में। ये बात क्लियर है बेटा? जो रेशो की क्लासें ले रहे हैं उनको ये बात मैं क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी आप वीडियोस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जी बेटा, मुझे चैट में बताएं यस नो, कुछ तो लिखिए बेटा, सब अगर सुन रहे हो मेरी बात। ओके सर, करंट रेशो पे आ जाएं। करंट रेशो का मतलब ये नहीं कि करंट करंट लगना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हमारी जिंदगी में करंट तो बहुत है, लेकिन वो यूज नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है। तो करंट रेशो का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके पास करंट एसेट कितना है। ये जो रेशो होता है ये यूज होता है लाइबिलिटीज के लिए। दो रेशो हैं, एक को कहते हैं लिक्विड, एक को कहते हैं करंट रेशो। ये दोनों रेशो यूज होते हैं लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, कि हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज, हमारे पास कितने करंट एसेट हैं लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। तो ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस में भी है बेटा। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। सर फॉर्मूले कैसे याद करें, हाथ पे लिख के चले जाएं, कोई मसला नहीं है। एग्जामिनर देख ले तो मेरा नाम ले लीजिएगा उसको, कि सत्तला ने बताया था। इंशाल्लाह आपका स्टार पक्का है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो क्या बताता है कि हमारे पास कितने करंट एसेट है अगेंस्ट करंट लायबिलिटीज। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्मूले नहीं देखे, कोई बात नहीं है, आप याद कर लीजिएगा बाद में, अभी सिर्फ कैलकुलेशन सीखें। तो यहाँ करंट एसेट में क्या क्या आएगा, तो करंट एसेट में आप सबको पता है कि हमारे पास करंट एसेट में इन्वेंट्री आता है, ट्रेड रिसीवेबल आता है, अदर रिसीवेबल आता है, और कैश इन बैंक आता है, तो वही यहाँ आएगा। तो बाज़ बार सवालों में करंट एसेट टोटल नहीं बताया होता, आपको इंडिविजुअल चीज़ें बताई होती हैं, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, तो हम टोटल करके लिखते हैं। करंट लायबिलिटी में क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, ट्रेड पेबल आता है, अदर पेबल आता है, शॉर्ट टर्म लोन आता है जो 1 साल में पे करना होता है, वो आता है। अब इस सवाल में जाते हैं, इस सवाल में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्या मतलब? आप इस डेटा को देखें जो ये गिवन है, ये जो डेटा में गिवन है इसको देखें। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करंट एसेट को अलग करना है, जो जो करंट एसेट में आएंगे। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। सबसे पहले आते हैं इन्वेंट्री के ऊपर, क्या ये करंट एसेट है, यस सर। ट्रेड रिसीवेबल पे आ जाएं, तुषार बेटा मैं करंट रेशियो पे आ रहा हूँ। ट्रेड रिसीवेबल पे आ जाएं, क्या ये करंट एसेट है, यस सर। ट्रेड पेबल पे आ जाएं, नो सर। सर ये हमारी करंट लायबिलिटी है, तो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारी करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट डिपेंड करता है, अगर बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है तो आपका एसेट है, और बैंक ओवरड्राफ्ट है यानी बैंक का नेगेटिव बैलेंस है तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। करंट रेशियो बेटा, तुषार बेटा में ये बताता है कि हमारे पास कितने करंट एसेट हैं अगेंस्ट करंट लायबिलिटी, एक रेशियो बता देता है कि डबल है, ट्रिपल है, 1.5 गुना ज्यादा है। तो सिंपल है बेटा करंट रेशियो। करंट रेशियो में ऊपर हम लिखते हैं करंट एसेट्स, डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटीज। ये एक रेशियो है एक किस्म का, कि हमारे पास कितने करंट एसेट हैं अगेंस्ट करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो बेटा इसको कैसे करेंगे, तो आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे पास करंट एसेट का टोटल कितना आएगा, 2850 और 15,400, जल्दी बताएं कितना आएगा। 2850 प्लस 15,400, आई थिंक सो ये आ जाएगा 17,000, 18,250। डिवाइड करना है करंट लायबिलिटी से, तो मुझे बताएं 74306190, बी क्विक गाइस। 7430 प्लस 6190, 13620। ओके गाइस, थैंक यू बेटा। इसको आप डिवाइड करें और मुझे 2 डेसिमल प्लेस में आंसर बताएं बेटा, 1 डेसिमल प्लेस में नहीं। ये आपको बता रहा हूँ, अगर आपने आंसर 1 डेसिमल प्लेस में लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, 2 मार्क्स होते हैं बेटा। ये आ जाएगा 1.34। अभी एक बच्चे ने मुझे आंसर बताया 1.3। ये बेटा क्या कर रहे हैं, कोई बोलना बोल रहा है 1.30, कोई बोल रहा है 1.34, सही आंसर बताएं क्या है। 1.34 है या 1.30 है, जल्दी बताएं। 1.34 है बेटा। ये आपको बता रहा हूँ, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। अगर आपका आंसर, अगर उसने साफ यहाँ बोला हुआ है आपका आंसर किस में होना चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस में, तो ये गलती मत कीजिएगा। मैं आपको ए लेवल का एक बच्चे का पेपर दिखाऊंगा, उसका इधर भी 1 मार्क्स गया, इधर भी 1 मार्क्स गया, इधर भी 1 मार्क्स गया। 49 पे ए गया था, उसको मिले थे 47।
बेचारे का बी बना था, सिर्फ 3 मार्क्स उसके इस पे गए थे खाली, सिर्फ डेसिमल प्लेस पे राउंडिंग न करने की वजह से। तो ये जो भी उसने इंस्ट्रक्शन दी हो उसको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.34। अच्छा, इसका आंसर हमेशा हम टाइम्स में लिखते हैं, और ग्रॉस मार्जिन का आंसर हमेशा हम परसेंटेज में लिखते हैं, इसका आंसर हमेशा हम डेज में लिखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं सर। इसके बाद बोला है छाया इज कंपेयरिंग हर रेशियोज विद सारा। छाया इज कंपेयरिंग हर रेशियो विद सारा, हर मेन कंप्यूटर। सारा बेटा खुश हो जाए, आपके मेन कंप्यूटर आ गए मार्केट में। बेस्ड ऑन सारा मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इज 28 डेज। छाया अपने रेशियोज कंपेयर कर रही है सारा के साथ। सारा जो है माशाल्लाह अपने रिसीवेबल से पैसे रिकवर करती है 28 डेज में, और छाया रिकवर करती है 50 दिन में। छाया थोड़ा ख्याल कर लेती है, नया बिजनेस है, कस्टमर का ख्याल कर लेती है, भाइयों की तरह है, बहनों की तरह है। अच्छा, सारा जो है डंडा रखती है, बेटा जल्दी टाइम पर पैसे दो। अब सवाल क्या है, वो बोले कंपेयर छाया ट्रेडिशनल टर्नओवर विद सारा ट्रेडिशनल टर्नओवर, ये बताएं क्या है, क्या हो रहा है, बस ये बताएं। तो सर इसमें हम क्या लिखेंगे, इस सवाल को देने का तरीका ये है, जब भी कमेंट का सवाल आता है ना कि ट्रेडिशनल टर्नओवर पे कमेंट करें, हम ये बोलेंगे कि इम्प्रूव्ड है या वर्सन है, पहले ये बताएंगे, ठीक है। दूसरा ये बताएंगे कि ये क्या शो करता है, ठीक है। और आपके पास टाइम हो तो उसका इम्पैक्ट भी बता दें, ठीक है। मैं ज़रा समझाता हूँ, मैं ज़रा समझाता हूँ। देखिए हम पहले ये लिखेंगे कि जो ट्रेडिशनल टर्नओवर छाया का है वो कितना है सर, 50 डेज है, और सारा का कितना है सर, 28 डेज है। इट मीन्स सारा इज रिकवरिंग अमाउंट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल क्विकर देन छाया। दोबारा देख लें, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्या हो रहा है, आपने कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल टर्नओवर जो सारा का आ रहा है वो 28 डेज आ रहा है और हमारा 50 डेज आ रहा है। इट मीन्स वी आर रिकवरिंग लेट एंड सारा इज रिकवरिंग अमाउंट क्विकर देन अस। अच्छा, इसके क्या इम्पेक्ट पड़ेगा या क्यों हो रहा है ऐसा। तो ट्रेड रिसीवेबल से पैसे लेने में देर करना कहलाता है पुअर क्रेडिट कंट्रोल। पुअर क्रेडिट कंट्रोल मैं लिख देता हूँ। इसकी वजह क्या, वजह बता दें, वजह क्या इसकी। दिस शोज, मैं लिख देता हूँ चलो, दिस शोज this shows sorry this shows that Chaya has poor credit control। मैं दोबारा बता दूं, देखें हमारे पास रिसीवेबल रिसीवेबल से जल्दी पैसे लेने चाहिए और पेबल को आराम से पैसे देने चाहिए। अगर आप रिसीवेबल से जल्दी पैसा लेने चाहते हैं तो आपको चाहिए आप उसको बार बार बिल भेजें, रिसीवेबल को कॉल करें, मैसेज करें, तब भी पैसे नहीं दे रहा तो इंटरेस्ट चार्ज करें, तब भी पैसे नहीं दे रहा तो सेल सेल करना ही बंद कर दें, उसे बोला आइंदा मेरी दुकान पे आओ ही नहीं, शक्ल ही मत दिखाओ अपनी। तो जो बिजनेस ये करता है ये कहलाता है गुड क्रेडिट कंट्रोल। गुड क्रेडिट कंट्रोल मतलब आप प्रॉपर बाकायदा मेंटेन करते हैं जिसको रिकॉर्ड बनाते हैं ताकि आपका रिसीवेबल आपको टाइम पर पैसे दे। लेकिन जो बिजनेस पूछता ही नहीं रिसीवेबल को, ना हाई करता है, ना सलाम करता है, ना उसको फाइन लगाता है, ना पेनल्टी लगाता है, ना इंटरेस्ट चार्ज करता है और सेल पे सेल किए जा रहा है, ये शो करता है पुअर क्रेडिट कंट्रोल। तो मैंने पहले ये बताया कि छाया का जो बिजनेस है वो 50 दिन लगा रहा है, सारा का बिजनेस 28 डेज लगा रहा है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि छाया की परफॉर्मेंस बुरी है और छाया लेट पैसे रिकवर कर रही है, सारा जल्दी पैसे रिकवर कर रही है। ये क्यों हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब छाया का पुअर क्रेडिट कंट्रोल हो। अगर 4 मास का होता तो मैं ये भी बताता कि क्या होगा इससे, फ्यूचर में बेड डेट्स बढ़ जाएंगे, मैं आगे ये बात बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हैं। हम और भी डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लें, और भी कमेंट डिस्कस करेंगे। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है, मुझे बताएं, जल्दी बताएं बेटा। यस जी, आगे चलें। वो बोले ये बताएं, दो प्रॉब्लम्स बताएं, इंटर फर्म कंपैरिजन इन बी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं बिकन हाउस को कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ। चले मैं थोड़ा बच्चे बोलने से बिकन हाउस को नहीं लिख रहा है, बिकन हाउस बड़ा स्कूल है, एक छोटा स्कूल है उसका नाम है एफपीएस, उसको कंपेयर करने आरसीएस के साथ, ठीक है बेटा। चले जी।
मैं एफपीएस को कंपेयर कर रहा हूँ आरसीएस के साथ, एफपीएस की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहा हूँ आरसीएस के साथ, क्या मसला पैदा हो सकता है, क्या इशू आ सकता है? क्या दोनों का कंपैरिजन इफेक्टिव होगा? मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एफपीएस का भी निकालता हूँ, आरसीएस का भी निकालता हूँ, मैं जो हूँ क्या नाम है एफपीएस का प्रॉफिट मार्जिन निकालता हूँ, आरसीएस का निकालता हूँ, क्या मसला पैदा होगा? सर सबसे बड़ा मसला, सर साइज का मसला पैदा होगा। किसका मसला पैदा होगा? साइज का मसला पैदा होगा। सर समझ में नहीं आया, समझा रहे हैं। हलीमा ने कहा सर एफपीएस का प्रॉफिट मार्जिन होता है 10%। निकिता ने कहा आरसीएस छोटा स्कूल थोड़ी है, आरसीएस भी बाप है सबका, आरसीएस का प्रॉफिट मार्जिन होता है 60%। अब्दुल्ला खड़ा हो गया, मैं तो बोलता हूँ आरसीएस, गली गली में शोर है, आरसीएस जोर है। अब क्या करें सर? तो हलीमा ने कहा बेटा शक्ल देख लो अपनी, एफपीएस का 10% प्रॉफिट मार्जिन है। पता है 10% कितना बनता है? 10% बनता है 1 करोड़, 1 करोड़ बनता है। अब्दुल्ला शक्ल देखने लगा, अब्दुल्ला ने कहा 60% जो आरसीएस का है ना, वो कितना बनता है? वो 4,000 बनता है। तो बेटा कहाँ कंपेयर कर रहे हो यार? जो चीज ज़कात में नहीं आ रही तुम उसको उठा के कंपेयर कर रहे हो यार। सो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब आप दो बिजनेस को कंपेयर करते हैं, हालांकि दोनों ये कह रहे हैं इंटर फर्म कंपेरिजन। इंटर फर्म कंपेरिजन का मतलब जो आपस में मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब हम दो बिजनेस को आपस में कंपेयर करते हैं, दोनों का ताल्लुक सेम इंडस्ट्री से होता है, तो पहला मसला आता है साइज का, कि द साइज ऑफ टू बिजनेस माइट नॉट बी सेम। एक बहुत लार्ज लेवल पे काम कर रहा होगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा, और एक सोल ट्रेडर होगा। हलीमा वर्सेस अब्दुल्ला बेटा, ये कोई, ये हलीमा वर्सेस अर्तुगल है सर। सर दूसरा सीन क्या हो सकता है सर? दूसरा सीन है पॉलिसीज। दूसरा सीन है पॉलिसीज। बिग फाइट बेटा, ये बिग फाइट नहीं है, ये महा फाइट है, महा फाइट है। आप देख लें हलीमा कैसी खामोश लगी पड़ी है। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लेजेंड बंदे खामोश होते हैं। ये अगर लाइव क्लास होती तो आपको मुझसे ज्यादा हलीमा बोलते हुए नजर आ रही होती। तो सर छोड़ दे सर, हलीमा का दिल खुश हो रहा है, छोड़ दे सर। तो सर दूसरा मसला क्या है? पॉलिसीज। पॉलिसीज ये है कि हमारे पास जितने भी बिजनेस हैं, सारे बिजनेस की सेम पॉलिसीज नहीं होती। क्या मतलब? मैं जरा समझा दूं। एक बिजनेस है वो लगा रहा है आरबीएम, दूसरा बिजनेस यूज करता है एसएलएम। जो बिजनेस एसएलएम यूज करता होगा उसकी डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल आती होगी, जो बिजनेस आरबीएम यूज करता होगा उसकी हर साल ज्यादा आती होगी। एक बिजनेस है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यूज करता है 10%, दूसरा बिजनेस यूज करता है 30%। जो ज्यादा यूज कर रहा है उसका एक्सपेंस ज्यादा आता होगा, उसका प्रॉफिट भी कम आता होगा। तो कंपैरिजन का एक असूल है, आप कंपेयर करें दो सही बंदों को, कंपेयर आप ताहा और अब्दुल्ला को कंपेयर करें तो बात बनेगी। आप अब्दुल्ला को कंपेयर कर रहे हैं हलीमा के साथ जो उसके ज़कात में ही आती, आप कहाँ छोटी बच्ची को उठा के बड़े बंदे से कंपेयर कर रहे हैं? तो कंपैरिजन एक सेम लेवल पे होना चाहिए। ठीक है? तो दोनों बिजनेस की पॉलिसीज अलग हैं, दोनों बिजनेस का तरीका अलग है, दोनों बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर अलग है। तो ये पढ़ लीजिएगा बेटा, क्योंकि ये दोबारा भी देगा इस तरह का सवाल, कि दो बिजनेस अगर सेम लेवल पे काम कर रहे हो, सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है? तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है साइज की, दूसरी प्रॉब्लम आती है पॉलिसीज की, तीसरी पॉलिसी आ सकती है डिफरेंट ईयर एंड की। ठीक है? अच्छा आगे चलते हैं सर। ये सवाल आप लोग कीजिएगा क्योंकि मैं क्लास एंड करूंगा, ये पढ़ लेने से एक बार। ये कह रहा है छाया इज कंसीडरिंग स्टॉपिंग सेलिंग ऑन क्रेडिट एंड स्टेट सेलिंग ऑन कैश बेसिस। छाया सोच रही है कि आज के बाद भाई मैं सामान उधार पे सेल नहीं करूंगी, वरना अब्दुल्ला जैसे बंदे पैसे नहीं देंगे। ओके बेटा, आज के बाद हम सामान कैश पे सेल करेंगे। छाया वुड ऑफर अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 12% टू रेगुलर कस्टमर। छाया ने कहा है कि भाई मैं रेगुलर कस्टमर को 12% वो भी दूंगी, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट भी दूंगी, in order to maintain a good relationship with customers. Advise Chaya whether she should start to make cash sales only and offer the trade discount. Justify your answer by providing two advantages and two disadvantages. अगर वो ट्रेड डिस्काउंट देगी, बताएं क्या फायदा होगा? सर ट्रेड डिस्काउंट देगी तो जाहिर है सेल्स उसकी ज्यादा होगी, कंपैरेटिवली सेल्स की ज्यादा होगी। ठीक है ना? और सर, अच्छा तुषार कह रहा है कि सर बी पार्ट फिर से समझाएं। ठीक है मैं समझा देता हूँ। तुषार बेटा जब हम दो बिजनेस को आपस में कंपेयर करते हैं ना, दो बिजनेस को आपस में कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन के लिए असूल ये है कि दोनों बिजनेस सेम लेवल पे होने चाहिए। बाज़ दफा क्या होता है कि आप दो बिजनेस को कंपेयर कर रहे होते हैं, एक बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होता है, दूसरे बिजनेस का साइज बहुत कम होता है। तो हो सकता है जो बड़ा बिजनेस है उसका प्रॉफिट मार्जिन कम आ रहा हो, लेकिन वो वैल्यू में कम नहीं होगा, वैल्यू में ज्यादा होगा। हो सकता है बड़े बिजनेस का जी प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम आ रहा हो, 5% आ रहा हो, और जो छोटे बिजनेस है उसका आ रहा हो 100% आ रहा हो, लेकिन वैल्यू के हिसाब से वो बहुत ज्यादा होगा, आगे होगा। इसी तरीके से क्या नाम है अपना, करंट रेशो की बात करते हैं, करंट रेशो की बात कर लेते हैं। जो बड़ा बिजनेस है उसका करंट रेशो आ रहा होगा 1.5, यानी उसके पास सिर्फ 1.5 गुना करंट रेशो मौजूद होंगे।
और जो छोटा बिजनेस उसका आ रहा होगा करंट रेशियो 3 आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। लेकिन जब पैसों की बात आएगी तो बड़े बिजनेस के पास 1.5 करोड़ 2 करोड़ ज्यादा पड़े होंगे और छोटे बिजनेस के पास सिर्फ 10,000 20,000 ज्यादा पड़े होंगे। तो कंपैरिजन के लिए पहला असूल ये होता है कि दोनों का लेवल क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो दो बिजनेस के दरमियान हम कंपैरिजन कर रहे हैं। एक बिजनेस उसका प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 10%, दूसरे बिजनेस का आ रहा है 12%। आप में से हर कोई क्या बोलेगा, सर ये अच्छा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार दोनों बिजनेस से सेम सेल की थी, दोनों बिजनेस ने सेल सेम की थी, दोनों बिजनेस ने सामान भी सेम खरीदा था। फर्क क्या है कि ये जो बिजनेस है इसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बड़ा लगाया है, इस बिजनेस ने डेप्रिसिएशन का रेट ज्यादा रखा है, इस बिजनेस ने बैड डेट ज्यादा रिकॉर्ड किए हैं, इस बिजनेस ने कोई भी बैड डेट रिकॉर्ड नहीं किया, ना ही प्रोविजन का परसेंटेज बहुत कम रखा था, डेप्रिसिएशन का भी डाउटफुल डेट का भी। तो लाजमी बात है प्रॉफिट बढ़ा आएगा इसका। तो इन रियल दोनों ने कुछ भी नहीं किया, सेल दोनों की सेम थी, सिर्फ डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने से इसका प्रॉफिट ज्यादा आ गया, इसका प्रॉफिट कम आ गया। सो दूसरी बात, दोनों की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो डिफरेंट बिजनेस माइट हैव डिफरेंट पॉलिसीज। इसी तरीके से किसी का साल एंड होता है 31 दिसंबर में, किसी का साल एंड होता है 30 जून को। तो जब साल डिफरेंट तारीख पे एंड होंगे तब भी मसला होता है। ठीक है, तो ये तीन बातें मैंने आपको बता दी कि दोनों बिजनेस का साइज मैटर कर सकता है, दोनों बिजनेस की पॉलिसीज डिफरेंट हो सकती हैं, दोनों बिजनेस का ईयर एंड डिफरेंट हो सकता है। ये अगर आप मेरे नोट्स पे जाएंगे तो अलग से मैंने लिखवाया वहां पर कि सेम बिजनेस जो होते हैं, सेम बिजनेस जो सेम लेवल पे काम कर रहे होते हैं, सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, उनके दरमियान क्या लिमिटेशन आ सकती है रेशियो की, ये आपने पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बेटा टाइम कम है, मैं आगे चलता हूँ। तो बेटा एडवाइस के सवाल कैसे होंगे, एक मिनट रुक जाइएगा यार, ये मैं इसको इन करवाऊँ। एडवाइस के सवाल कैसे होंगे, एडवाइस के सवाल ऐसे होंगे कि आपने ये माशाल्लाह बहुत आसान करके दे रहा है। आपको वो कह रहा है कि आप दो एडवांटेज बताएं, दो डिसएडवांटेज बताएं इस प्रपोजल के। तो अगर वो सामान कैश पे बेचेगा तो एक नुकसान ये है कि कैश पर बेचने की वजह से हो सकता है उसकी सेल क्या हो, रिड्यूस हो, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं जिनके पास कैश अवेलेबल नहीं होगा, उनके लिए सामान बाय करना कन्वीनियंट नहीं होगा, तो ये मसला आ सकता है। दूसरा, जब वो 12% ट्रेड डिस्काउंट देगा, 12% ट्रेड डिस्काउंट देगा, तो अल्टीमेटली उसको वो कैश रिसीव नहीं होगा जो कैश उसको क्रेडिट सेल्स करने पे रिसीव होता। ठीक है। अच्छा, अहमद ने लिखा है लिक्विड रेशियो विल इंक्रीज बिकॉज मोर कैश विल बी अवेलेबल। अहमद ने लिखा है सर एक और फायदा, अगर वो कैश सेल्स करेगा तो कैश सेल्स में क्या होगा, उसका बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो मैनेज हो जाएगा। क्यों मैनेज हो जाएगा सर, वो 50 दिन लगाता था पैसे कवर करने में रिसीवेबल से, सवाल में जाके देखें, वो 50 दिन लगाता था रिसीवेबल से पैसे कवर करने में। अब माशाल्लाह वो सामान कैश पे बेचेगा। कैश मींस सामान लो और पैसे दो, सामान लो और पैसे दो, इंतजार थोड़ी करेगा। आप सवाल में देख लें, वो 50 दिन लगा रहा था पैसे कवर करने में, ये देख लें, 50 दिन लगा रहा था पैसे कवर करने में। ठीक है ना। अच्छा जी, 50 दिन लगा रहा था पैसे कवर करने में, इट मीन्स अब उसके पास पैसे जल्दी आ जाएंगे तो उसका बैंक ओवरड्राफ्ट जल्दी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एक और बंदे ने एक और बात लिखी, सर बेडेड नहीं होंगे सर, जब वो 50 दिन लगा रहा है तो इसमें बेडेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब 50 दिन नहीं लगेंगे, हम रिसीवर को हम टाइम पर पैसे ले लेंगे सबसे, तो बेडेड के चांसेस भी नहीं होंगे। तो ये 5 बातें हो गई। एडवाइस में हम क्या लिखे हैं, एडवाइस में हम ये लिखे हैं कि उसका ग्रॉस वर्ड मार्जिन है 45%, 45 अच्छा खासा ज्यादा है उसका। और उसका जो क्या नाम है, उसका जो है क्या नाम है अपना 45% उसका ग्रॉस प्रॉफिट है। और दूसरी बात 50 दिन लगा रहा है वो पैसे रिकवर करने में, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो कैश सेल्स करे, कैश सेल्स करे। इससे क्या हो जाएगा, उसका बैंक ओवरड्राफ्ट भी कवर हो जाएगा और उसका लिक्विड रेशियो भी इंप्रूव हो जाएगा। ठीक ठीक है, मैं रिपीट रिपीट कर लेता हूँ। देखिए हमने क्या बात की, हमने बात की कि अगर वो ट्रेड डिस्काउंट देगा और वो कैश बेसिस पे सामान सेल करेगा तो ट्रेड डिस्काउंट की वजह से माशाल्लाह सेल में इजाफा होगा, उसकी प्रोडक्ट कंपैरेटिवली सस्ती होगी। दूसरा, अगर वो कैश सेल्स करेगा तो उसका बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके पास कैश फ्लो आएगा, कैश इनफ्लो ज्यादा होगा, जिससे उसका बैंक ओवरड्राफ्ट मैनेज हो जाएगा और बैंक ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब उसकी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है। बाकी नुकसान की बात करें तो नुकसान की बात ये कि वो कैश पे सामान सेल कर रहा है, ओनली कैश। तो बहुत सारे कस्टमर जो क्या नाम है पैसे बाद में देना चाह रहे होंगे, वो उससे सामान नहीं बाय करेंगे, तो उनके लिए इससे सामान बाय करना कन्वीनियंट नहीं होगा और वो डिस्करेज होंगे और वो राइवल से जाके क्या करेंगे, कंपटीटर्स जाके सामान बाय करेंगे। अल्टीमेटली सेल्स कम भी हो सकती है कैश बेसिस की वजह से। दूसरा, ये ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, ये 12% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, 12% ह्यूज अमाउंट है, तो उसके पास कैश इनफ्लो उतना नहीं होगा, क्रेडिट के मुकाबले में कैश इनफ्लो कम होगा उसके पास। आखिर में सर उसको क्या करना चाहिए, तो आप ये लिखें कि उसका ग्रॉस वर्ड मार्जिन जो है 45% है।
अगर वो 12% डिस्काउंट भी दे दे तब भी इस पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। दूसरी बात, उसकी रिसीवेबल उसको 50 दिन लगा रहे हैं पैसे देने में, इससे बैड डेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि वो नई पॉलिसी पे अमल करे। नई पॉलिसी से मुराद वो कैश पे माल बेचे, दैट्स इट। ये आप एमएस से देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ये मैं रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा, कल भी इंशाल्लाह क्लास लूंगा बेटा रेशो की। एंड गाइस बहुत बहुत सॉरी, आप में से कई लोगों की क्या नाम है मैंने